हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 29। माखन भैया के बंगले के पेपर लेने के बाद मुरारी वहीं बैठकर सुस्ताने लगा। बंगले में काम करने वाला रसोइया मुरारी के पास आया और हाथ बांधकर कहा, भैया जी आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी? हम गार्ड लेंगे। मुरारी ने पेपर पढ़ते हुए कहा। गार्ड? रसोइये ने पूछा। अरे मतलब गार्ड को बुलाओ हमारे पास, मुरारी ने कहा तो रसोइया वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद गार्ड घबराता हुआ मुरारी के सामने आ खड़ा हुआ। मुरारी ने गार्ड को देखा। उनकी उम्र मुरारी से भी ज्यादा थी और वे काफी घबराए हुए थे। मुरारी ने पेपर कुर्ते के जेब में रखे और कहा, का चचा अब से रोकेंगे गाड़ी? अरे नहीं भैया, पहले पता होता तो काहे रोकते। वैसे अच्छा ही किए, माखन भैया को भेज दिए। यहाँ से काफी उत्पात मचा रखा था उन्होंने। गार्ड ने अब थोड़ा सहज होते हुए कहा, ऐसा है चचा, बनारस है हमारा घर और घर में गंदगी हो तो उसे तुरंत निकाल के फेंक देना चाहिए। जे बंगला किसी और का है और ई की असल हकदार अब से यहाँ रहेंगी तो तुम दोनों की तरफ से कोई शिकायत ना आए। कुछ परेशानी हो तो हमका बता ही दियो, का समझे? मुरारी ने कहा। समझ गए मुरारी भैया, दोनों ने एक साथ कहा। हाँ बाबू, अब पिलाओ चाय और साथ में कुछ नमकीन भी। फटाफट लाओ, फिर हमको निकलना भी है। मुरारी ने मछिया को सीधी कर उस पर अपने पैर टिकाते हुए कहा। रसोइया और गार्ड दोनों वहां से चले गए। मुरारी ने अपने हाथों को सर के पीछे लगाकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। रेडियो पर विजयपथ फिल्म का गाना बज रहा था। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ला 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 ला। मुरारी ने सुना तो उसे एकदम से वो रात याद आ गई जब वह पहली बार उर्वशी से मिला था। मुरारी मुस्कुरा उठा और मन ही मन बड़बड़ाया, बनारस में अब भी तुम्हारा भोकाल कायम है मिश्रा। आंखें मूंदे मुरारी खुद में ही अपनी तारीफ करके खुश हो रहा था कि तभी माखन की आवाज मुरारी के कानों में पड़ी। तुमको क्या लगता है मुरारी, तुम कहोगे और इतना आराम से हम यहाँ से चले जाएंगे? मुरारी ने अपनी आंखें खोली और देखा माखन 20 लड़के लेकर उसके सामने खड़ा था और बदले के भाव उसकी आंखों से साफ झलक रहे थे। मुरारी उठा और कहा, लगता है हमारी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसी। हम तुमको प्यार से समझा रहे, लेकिन तुम साला जूते खाकर ही मानोगे। मुरारी तू अकेला है और मेरे पीछे खड़ी ये फौज देख रहा है। 2 मिनट में ये तुझे ऐसे गायब करेंगे जैसे तू यहाँ था ही नहीं। माखन ने मुरारी को धमकाते हुए कहा। इनके लिए तो हम अकेले ही काफी हैं और हम तो ये सोच रहे हैं कि इनके बाद तुम्हारा क्या होगा। मुरारी ने अपनी आंखों से चश्मा निकालकर मचिया पर रखते हुए कहा। इसके बाद शुरू हुई माखन के आदमियों और मुरारी में लड़ाई। बेचारा मुरारी अकेला उनसे कब तक लड़ पाता। उसने कुछ को मारकर गिराया भी, लेकिन खुद भी थक गया। बस फिर क्या था, माखन भैया के आदमी ने मुरारी को 1-2 घूंसे जड़ दिए। माखन भैया ने मुरारी को पस्त होते देखा तो एक घूंसा खुद भी मारा। मुरारी जाकर किसी के पैरों में गिरा। गिरने से उसके होंठ पर जरा सी लग गई और खून निकल आया। मुरारी ने देखा वो पैर बहुत ही खूबसूरत थे और उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो पैर किसी औरत के हैं। मुरारी उठा और अपने कपड़े झाड़ कर कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? इस बंगले के लिए आप इन लोगों से झगड़ा कर रहे हैं? मैं अभी भैया को फोन करके कहती हूँ कि मुझे ये बंगला नहीं चाहिए। इस बंगले के लिए मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। कहते हुए उर्वशी ने मुरारी के होंठ पर लगे खून को जैसे ही साफ किया, मुरारी के बदन में एक सिहरन से उठी। सामने खड़ी उर्वशी उसे स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। वह एकटक उर्वशी को देखता रहा। ऐसे लग रहा था जैसे उर्वशी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। उर्वशी जो कह रही थी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बल्कि सब स्लो मोशन में दिख रहा था। क्या हुआ मुरारी, 2 घूंसे खाकर औरत के पल्लू में छुप गया? मैंने तो सुना था बनारस के लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन यहाँ तो सीन कुछ और है। माखन भैया ने कहा तो सभी हंस पड़े। उनकी हंसी सुनकर मुरारी को होश आया और उर्वशी से उसने कहा,
आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हर जी खून तो मामूली बात है, आप घर जाइए, हम जरा इनको समझा कर आते हैं। मुरारी जी, आप क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं? इस बंगले के लिए ना हम भैया से कह देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। प्लीज आप उन लोगों से झगड़ा मत कीजिए। उर्वशी ने मुरारी की परवाह करते हुए कहा। मुरारी ने सुना तो उसे अच्छा लगा, लेकिन बात यहाँ इज्जत की थी, इसलिए मुरारी ने कहा, चिंता ना करो, अभी मैटर को सुलटा कराते हैं। क्या हुआ मुरारी, दीदी ने लड़ने से मना कर दिया का? वैसे सही भी है, ई उम्र में लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। माखन भैया ने मुरारी का मजाक उड़ाते हुए कहा। किसी महिला के सामने मुरारी का मजाक उड़े, ये भला उसे कहाँ मंजूर था। उसने अपने कुर्ते के बाजू मोड़े और माखन की तरफ बढ़ गया। उर्वशी ने रोका, लेकिन मुरारी अब कहाँ रुकने वाला था। मुरारी एक बार फिर अकेला ही माखन और उसके आदमियों से भिड़ गया। उर्वशी एक तरफ खड़ी उन्हें लड़ते देखते रही। जब उसने देखा मुरारी पिट रहा है तो वह साइड में जाकर अपने भाई को फोन लगाने लगी। माखन के आदमियों ने मुरारी के दोनों हाथों को पकड़ लिया और मचिया पर डाल दिया। 4 आदमियों ने मुरारी के हाथ पैर पकड़ रखे थे। मुरारी खुद को उनसे छुड़ा नहीं पाया। माखन ने जेब से चाकू निकाला और मुरारी की तरफ बढ़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया मुरारी, आज तुम्हारा काम ही खत्म कर देते हैं। जानते हो बनारस में जो हमारा पहला कत्ल होगा, और वो भी तुमरा। कस के पकड़ो बे इसे। मुरारी ने देखा इस बार वह बुरी तरह फंस चुका है, तो उसने मन ही मन महादेव को याद किया और अपनी आंखें मूंद ली। मुरारी आंखें मूंदे हुए था, लेकिन माखन के चाकू ने उसे छुआ तक नहीं। मुरारी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा चाकू ठीक उसके गर्दन पर है, लेकिन मुरारी की गर्दन को छू नहीं पा रहा है। मुरारी ने माखन के हाथ को देखा तो पाया किसी ने मजबूती से माखन की कलाई को थामा हुआ है। मुरारी ने बगल में देखा तो उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। माखन की कलाई पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवम था। शिवम ने माखन की कलाई को मरोड़कर हाथ उसकी पीठ से लगा दिया और घूसा मारकर उसे दूर फेंका। मुरारी को जिन आदमियों ने पकड़ा था वे सब मुरारी को छोड़कर शिवम के पास आए और शिवम उन्हें पीटने लगा। शिवम को वहां देखकर मुरारी की भी हिम्मत आई। शिवम और मुरारी को एक साथ वहां देखकर माखन के आदमी वहां से भाग गए। शिवम ने माखन के कॉलर पकड़कर उसे उठाया और कहा, ये लड़ाई झगड़ा हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं, हमको फिर से पुराना शिवम बनने पर मजबूर ना करो माखन। जो तुम्हें हक का है वो तुम हमसे छीनेंगे नहीं, और अपने हक का हम तुम्हारे पास छोड़ेंगे नहीं। आज के बाद अगर तुम्हें बंगले और मुरारी के आसपास भी दिखे तो गंगा मैया की कसम जमीन में जिंदा गाड़ देंगे तुमको, क्या समझे? शिवम की आंखों में गुस्सा देखकर माखन समझ गया कि वह गलत लोगों से भिड़ गया है। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, हमको माफ कर दो शिवम भैया, आज के बाद यहाँ नहीं दिखेंगे, जाओ यहाँ से। शिवम ने गुस्से से कहा तो माखन दुम दबाकर वहां से भाग गया। माखन के जाने के बाद मुरारी शिवम के पास आया और कहा, अरे थैंक यू भैया, आप समय पे आ गए, वरना आज तो हम स्वर्गीय मुरारी मिश्रा हो जाते। शिवम ने एक नजर मुरारी को देखा और अपने पैर से सैंडल निकालकर मुरारी को पीटते हुए कहा, समझते का हो तुम खुद को? अकेले यहाँ चले आए बिना ये सोचे कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुमको क्या लगता है मुरारी, तुम अभी भी वही 24-26 साल के मुरारी हो जो किसी से भी भिड़ जाओगे? अगर आज हम वक्त पर ना पहुंचते तो जानते हो क्या होता तुम्हारे साथ? नालायक कहीं के, इतने बड़े हो गए लेकिन अक्ल नहीं आई है तुम में। रुको, हम बताते हैं तुम्हें, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं मुरारी। अरे 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 भैया माफ कर दो, हम आपको परेशान करना नहीं चाहते थे, हमका थोड़ी पता था जे साला माखन इतने आदमी लेकर यहाँ आ जाएगा। अरे भैया बस करो यार, जे उम्र में मार खाते अच्छे लगेंगे हम, क्या कर रहे हो यार, बनारस में थोड़ी इज्जत है यार हमारी। मुरारी ने शिवम से बचते हुए कहा, लेकिन ऐसा करते हुए 2-4 चप्पल तो उसको पड़ ही चुकी थी। तुम्हारी इज्जत तो हम करते हैं, कहते हुए शिवम ने एक चप्पल मुरारी को और जड़ दी। आखिरकार मुरारी ने शिवम के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और कहा, अच्छा बाबा माफ कर दो, आज के बाद कहीं भी जाएंगे आपको पूछ कर जाएंगे, जाओ मुरारी। तुम साले एक बार भी नहीं सोचे कि तुमको कुछ हो जाता तो? हम आज अगर वक्त पर ना पहुंचते तो वो माखन, शिवम ने दर्द भरे स्वर में कहा। मुरारी को एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही उसके यहाँ अकेले आने से शिवम को बहुत हर्ट हुआ है। मुरारी शिवम के पास आया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा, भैया, ए भैया, सॉरी ना, हम मानते हमने गलत किया पर क्या करे, चौहान साहब का फोन आया रहा,
उनको मना नहीं कर पाए। और रही बात माखन की, तो जब तक आप हमारे साथ हो तब तो ऊ का कोई भी हमको छू नहीं सकता। हमने महादेव का नाम लिया और देखो आप आ गए। चलो अब गुस्सा थूक दो, आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसे नहीं मुरारी, हमरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ, आज के बाद ऐसे मैटर से दूर रहोगे तुम, शिवम ने कहा। मुरारी धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े, बिना किसी को फटकारे, बिना किसी को कंटाप रखे मुरारी कैसे जिंदगी जी सकता था। लेकिन मुरारी शिवम से इतना प्यार करता था कि उसने शिवम के सर पर हाथ रखा और कहा, आपके सर की कसम भैया, आज से जे सब बन साधु आदमी बन जाएंगे। शिवम ने सुना तो मुस्कुरा उठा और कहा, सॉरी, हमने तुमको चप्पल से मारा। अरे कोई बात नहीं भैया, बुरा नहीं लगा हमको, वैसे भी हमको आप में आई नजर आ रही थी, कहकर मुरारी हंस पड़ा और उसके साथ शिवम भी हंस दिया। बनारस मुरारी का घर। हनुमान मंदिर से निकलकर मुन्ना सीधा अपने घर चला आया। उसे उर्वशी से चिढ़ होने लगी थी। बार बार उर्वशी का उसके सामने आना और उसे इस तरह से देखना मुन्ना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। घर आकर मुन्ना ने प्रसाद अनु को दिया और बाकी प्रसाद कृष्णा को देकर कहा, कृष्णा भैया, एक कप चाय पिला देंगे? हाँ हाँ बैठो, हम अभी बनाकर लाते हैं, कृष्णा ने कहा। मुन्ना हॉल में पड़े सोफे पर आ बैठा। मुन्ना ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर उसने अपनी और वंश की प्यारी सी तस्वीर लगाई हुई थी, जिसे देखते ही मुन्ना को वंश की याद आ गई। मुन्ना को याद आया वंश सुबह उससे नाराज था और उसके बाद से वंश का ना कोई फोन आया ना ही मैसेज। मुन्ना को वंश की याद आने लगी। उसने वंश का नंबर डायल किया, लेकिन वंश का फोन नहीं लगा। मुन्ना ने फोन वापस सोफे पर रख दिया और मन ही मन खुद से कहने लगा, हमें माफ करना वंश, हमने सुबह शायद तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। वैसे निशी अच्छी लड़की है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए भावनाएं देखी थी हमने। तुम शायद अभी समझ ना पाओ, पर निशी तुम्हें पसंद करती है और तुम भी उसे पसंद करते हो। तभी तो उस सुबह कैसे उससे मिलने के लिए तुम एयरपोर्ट चले आए थे। तुम्हें लगता है हमें कुछ दिखाई नहीं देता, पर तुम शायद भूल गए हो वंश कि आज जिन भावनाओं से तुम गुजर रहे हो, उन भावनाओं से हम पहले गुजर चुके हैं। ये एहसास ऐसे ही होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता। तुम में और निशी में अभी थोड़ा बचपना है, बस इसलिए तुम दोनों एक दूसरे की भावनाएं समझ नहीं पा रहे। पर देखना, जिस दिन तुम्हें ये समझ आएगा, निशी तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नजर आएगी। बस पहले तुम अपने सपनों को पूरा करना, उसके बाद तुम खुद अपने लिए निशी को चुनना, पूरे दिल से। वैसे हमें तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी और निशी की लव स्टोरी कितनी प्यारी होगी, जिसमें तुम दोनों की छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे, तुम दोनों की फीलिंग्स होगी और एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार होगा। मुन्ना बाबा, आपकी चाय, कृष्णा ने चाय टेबल पर रखते हुए कहा तो मुन्ना अपने ख्यालों से बाहर आया। मुन्ना को अकेले में मुस्कुराते देखकर कृष्णा ने कहा, क्या बात है मुन्ना बाबा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। बस ऐसे ही कृष्णा भैया, वंश के बारे में सोच रहे थे, मुन्ना ने चाय का कप उठाते हुए कहा। वैसे एक बात कहे मुन्ना बाबा, वंश बाबा जब भी घर में आते थे तब घर में चहल पहल रहती थी। अब जब से मुंबई गए हैं ये घर तो खामोश ही हो गया है। कृष्णा ने भी वंश को याद करते हुए कहा। हाँ कृष्णा भैया, हमें भी ऐसा ही लगता है, मुन्ना ने कहा और एक बार फिर वंश के बारे में सोचने लगा। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 29। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ।